हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करूंगा सामाजिक राजनीतिक मुद्दे की। आज मैं चर्चा करूंगा जात के नाम पर भ्रमित करने वाली राजनीति की। आज मैं चर्चा करूंगा कि कोई समाज क्यों वोट बैंक बनकर रह जा रहा है। दोस्तों, अगर विगत 2-3 दशकों को देखेंगे तो भारत में जो वोटर है वो 4 में से किसी आधार पर वोट दे रहा है। मुख्यतः लगभग 90% लोग जो वोट दे रहे हैं वो इन्हीं 4 में से किसी आधार पर दे रहे हैं। पहला, जो सबसे ज्यादा संख्या है इस समय वोटर की, अपनी जाति का प्रत्याशी या पार्टी। जी हां, प्रत्याशी या पार्टी। जैसे समाजवादी पार्टी को आमतौर पर यादव लोग वोट देते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह जी जब प्रत्याशी बन गए तो राजपूत लोग भी दे लिए। यानी प्रत्याशी और पार्टी दोनों के हिसाब से जाति को देखकर लोग वोट देते हैं। पहला, सबसे ज्यादा, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि में देखेंगे तो सबसे बड़ा वोट देने का कारण यही है। अब इसमें संविधान कहां छूटता है इसको बाद में देखेंगे। देश पीछे क्यों हो रहा है, आगे जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो वोट देता है वो कुछ एक इलाकों में क्षेत्र के नाम पर वोट हो रहा है, जैसे मराठा, जैसे असम गण परिषद ने असम के नाम पर ले लिया। कुछ एक जगहों पर जहां मिक्स जाति और मिक्स समाज के लोग हैं, मिक्स इलाकों के लोग हैं, जैसे दिल्ली, वहां एंटी करप्शन के नाम पर वोट दिया गया। 2 ऐसा वोटर है जो नफरत में वोट देता है। एक है मुसलमान, वो एक पार्टी को रोकने के लिए उसके खिलाफ जो पार्टी जीत रही होती है उसको वोट देता है, और उसको हराने के लिए वो इतना प्रतिबद्ध है कि उसके अपनी जाति का भी, अपने समुदाय का, उसके अपने लिए नारे लगाने वाले उसके अपने समुदाय का भी कोई नेता हो जाए तो उसको वोट नहीं देता है। यही कारण है कि मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करने के बावजूद भी ओवैसी फेल है। फेल होना चाहिए, सफल होना चाहिए, इस पर चर्चा मैं करूंगा। यही हाल बहुत बड़े पैमाने पर सवर्ण हिंदुओं का है, या धर्म में कुछ ज्यादा ही आस्था रखने वाले पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का है, ओबीसी का है, कुछ दलित जातियों का है कि वह एंटी मुस्लिम वोट देते हैं। उनको मुस्लिम हेट के नाम पर वोट देना है। कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को तो सही रखे हैं ना, मुसलमानों को टाइट करके रखे हैं। अब एक नया वोट वर्ग बीच में पैदा हुआ था जो एंटी यादव वोट दिया था 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, लेकिन देखते देखते ही वो मुद्दा गायब हो रहा है। एक वोट बैंक ऐसा भी बना है जो एंटी ब्राह्मण राजनीति को लेकर चल रहा है। ऐसे ही एक वोट बैंक ऐसा भी है जो एंटी कांग्रेस लेकर चल रहा है। दोस्तों, क्या ये सभी एंटी करना गलत है? जी नहीं। तो क्या सभी प्रकार के जो वोटर इस प्रकार की मानसिकता के हैं ये सभी सही हैं? जी नहीं। सभी भी सही नहीं है, सभी भी गलत नहीं है। मैं चर्चा करूंगा कांग्रेस विरोध पर, और इस पर मैं अंबेडकर नामा, एक यूट्यूब चैनल है जो प्रोफेसर रतन लाल जी चलाते हैं, अंबेडकर नामा की इस वीडियो को आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगा। इसी पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। जो प्रोफेसर रतन लाल जी इंटरव्यू के माध्यम से सुविख्यात चिंतक, लोग इनको दलित चिंतक कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये चिंतक हैं, दलित चिंतक नहीं है। किसी को छोटा करने के लिए लोग किसी जाति या धर्म से जोड़ देते हैं। तो सुविख्यात चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी के जो तर्क हैं, जो बातें हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इनकी थोड़ी सी बात सुनिए। दोस्तों, इस वीडियो में दलित समाज के उत्थान के लिए चंद्रभान प्रसाद जी 6 मैनिफेस्टो लेकर आए हुए हैं, जिस पर प्रोफेसर रतन लाल जी कहते हैं कि इस 6 मैनिफेस्टो को कम से कम संख्या में 10 कर दीजिए, जिससे कि मांग की जाए तो आधा भी अगर माना जाए तो 5 तो मान लिया जाए। तो चंद्रभान प्रसाद जी मजाक करते हैं और फिर वोट के लिए दलित समाज को बरगलाने के लिए जो नारे बनाए गए हैं, जो मुद्दे बनाए गए हैं, उनमें से 4 मुद्दों को जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम भी तब यही जोड़ दे रहे हैं, अब 10 हो गया। तो प्रोफेसर रतन लाल जी कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं। चंद्रभान प्रसाद जी कहते हैं कि यही मजाक तो 2-3 दशकों से चल रहा है दलितों के साथ। जब दलित नेता ये काम कर रहे हैं और दलित सुन रहे हैं तो हम भी ये कह दें तो क्या बुराई है। बाद में
वो कहते हैं कि नहीं, ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल मजाक के लिए कह रहा हूं, ये 4 मुद्दे बिल्कुल नहीं हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए समाज से, राजनीति से। और जो 6 मुद्दे मूल बताए हैं वो, और रतन लाल जी उसमें एक मुद्दा और जोड़ते हैं। ये जबरदस्त 7 मैनिफेस्टो की बात ये लोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सुविख्यात चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी तंज कस रहे हैं दलित मतदाताओं पर। मैं चाहूंगा कि हर कोई बुद्धिजीवी अपने वर्ग के लोगों पर, अपने वर्ग की घटिया मानसिकता पर इसी तरह से तंज कसे, जो तंज न केवल उस समाज को विकसित करने वाला हो, बल्कि उस समाज को संविधान के रास्ते से सारे समाज से जोड़ते हुए प्रगति की राह दिखाने वाला हो, न कि सारे समाज से नफरत करते हुए आगे बढ़ाने वाला हो। क्योंकि नफरत करके आप वोट बैंक बनते हैं, कभी भी आप आगे न तो खुद बढ़ सकते हैं न पूरे देश को बढ़ा सकते हैं। नेता केवल आगे बढ़ता है, यही बातें कह रहे हैं। सुनते हैं पहले इसको, फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। दुनिया में दिखाया जा सके, दलितों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में या लंदन टेलीग्राफ में विज्ञापन निकालकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। तो ये हमारा ये मैनिफेस्टो है। मुझे मालूम है कि दलित समाज में इसकी डिमांड नहीं है। डिमांड तो हम पैदा कर देंगे ना। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो इसीलिए तो मैं आपकी बात मान के आ रहा हूँ। जिस समाज को ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, उसको आप क्यों देना चाहते हैं? अच्छा, आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को कुछ नहीं कहा, जिससे दलित मिडिल क्लास बना, जिसकी चर्चा बार बार करते हैं। उसको कौन सुनना चाहता है? तो बोलिए ना, वो आपके मैनिफेस्टो में 7वां पॉइंट क्यों नहीं? हमने सोचा है कि जितना कम मांगे तो उतना कम मांगे कि मिल जाए और ज्यादा ट्रेजरी पर खर्चा न पड़े। उसमें सप्लाई डायवर्सिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में लिखा हमने। हाँ, 5वां। तो इतना ही मांगा जाए और लिस्ट बनाई जाए तो एक 100 पढ़ने की लिस्ट हो जाएगी। 10 मांग तो होनी चाहिए। 10 मांगेगा तो 5 उसमें से हो सकता है आ जाए। चलिए, अब 4 और जोड़ दिया जाएगा। एक तो ये कहा दिया जाए कि संविधान में एक संशोधन कर दिया जाए और हर 5 साल दलित रहेगा प्रधानमंत्री, हर दूसरे 5 साल कोई हो सकता है। ये किया जाए और राष्ट्रपति का पोस्ट परमानेंट दलित को दे दिया जाए। दो हो गए। नहीं, देखिए ये काल्पनिक बातें मत कीजिए। काल्पनिक नहीं, दलित समाज यही समझता है। दलित समाज का दिमाग शुक्र इतना बड़ा हो गया, यही समझेगा। अच्छा, उसमें और रियलिस्टिक बात उसमें किया। रियलिस्टिक बात ये भी है, अगर कोई 20-30 साल से कह रहा है कि हम ब्राह्मणों को विदेश भगाएंगे, हम एक बार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टो में तीसरी, एक तो हर 5 साल पर दलित प्राइम मिनिस्टर हो और प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है सुरक्षित हो रहा है, चीफ जस्टिस भी 5-5 साल के रोटेशन पर हो, है ना? ये आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? बाकी लोग दलितों को मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनको नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए, सबको अमेरिका भेज दिया जाए। ये 10 डिमांड हमारी हो गई, क्योंकि दलित यही समझता है। इस तरह की आप बेवकूफों की तरह बात करेंगे तो दलित तालियां बनाता है। मैंने इसलिए कहा ये बात कि बाबा साहब स्टेट एंड माइनॉरिटी में ही लिखा है कि जहां जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट सेक्टर रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर नहीं, मैनिफेस्टो में कहा है। मैनिफेस्टो में कहा है ना उन्होंने। हाँ, मैनिफेस्टो में कहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का मजबूत रहना, जैसे चाइना में पब्लिक सेक्टर यूनिट मजबूत है, तभी तो पूरी दुनिया में एकदम फाइनेंशियल राज कर रहा है। बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अरे तो ये बात एक दलित मिडिल क्लास अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना तो आप और हम कौन होते हैं? दलित समाज ठीक बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते के विपरीत चल रहा है और बाबा साहब को बात मालूम थी, तभी शायद उन्होंने कहा था एक जगह कि अगर मेरे मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत ले जाना। तो आप क्या कर रहे हैं? पीछे चला गया। और क्या, पीछे नहीं चला गया। हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई कल। राम राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? तो एक 7वां पॉइंट जो है उसमें जरूर डाल दीजिए, जो कि बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट भी हम मजबूत करें। यस, है ना? आज पब्लिक सेक्टर हमारे एक रिलेटिव हैं, हमारे बड़े भाई के दामाद, उनको हम समझते हैं 33 या 34 साल हो गया होगा, एक ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं। मैंने 2 साल पहले पूछा था, पूरा एनुअल इनकम
जो टीए डीए सब कुछ मिला के बोनस वगैरह कितना पड़ता है, तो करीब 4.5 लाख के आसपास आया था महीने का। इतना धन मनुस्मृति का गला घोंटने वाला ये संपत्ति है। आज दलित शादियों में, जो दलित मिडिल क्लास की शादियां, पार्किंग की दिक्कत होती है, और दलित बोल रहा है कांग्रेस ने धोखे के साथ हमारा किया है, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। तो उस समाज को ये सब बताने से, ये तो हम बता रहे हैं क्योंकि आपने कहा आप लगे हैं, तो हम भी आपके साथ हो जाए भाई, शायद दलित का दिमाग कभी ठीक हो जाए। चलिए, तो 7 पॉइंट रहेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और हमारा फोकस जो है वो, और इसको निकाल देंगे, ब्राह्मणों को निकाला जाए देश से और 5 साल दलित प्राइम मिनिस्टर रहेगा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बताइए, दलित यही लाइक कर रहा है, दलित का यही टेस्ट है। तो अगर मोटा मोटी मिला दिया जाए तो 3 पॉइंट क्रक्स आता है। एक तो एजुकेशन पे फोकस होगा, दूसरा डाइवर्सिटी पे फोकस होगा, तीसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो मजबूत हो, और दलित का जो इमेज का जो कंस्ट्रक्शन नैरेटिव जो बनाया गया है उसको ठीक किया जाए। इसलिए अमेरिका से बहुत शानदार जैकेट लेकर आए हैं चंद्रभान जी। दोस्तों, आज मैं अंबेडकर नामा के इस वीडियो से आपको जो चंद्रभान प्रसाद जी और प्रोफेसर रतनलाल की वार्ता सुनवाया, उसमें चंद्रभान प्रसाद जी साफ साफ कहते हैं कि दलितों की शादियों में इतनी कार आती हैं कि पार्किंग की जगह नहीं मिलती। इसका मतलब नहीं कि सभी दलितों की शादियों में ऐसा हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का अंध विरोध करके या करवा करके नेता दलितों को वोट बैंक में बदल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। कांग्रेस के खिलाफ सभी को भड़काया गया। क्यों भड़काया गया? इसलिए कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय केवल 2 विचारधाराएं थी मोटे मोटे तौर पर, एक संविधान के पक्ष में और दूसरा मनुवाद के पक्ष में। संविधान के पक्ष में जो सबसे बड़ी ताकत थी उसका नाम कांग्रेस, मनुवाद के पक्ष में जो ताकत थी उसका नाम हिंदू महासभा और आरएसएस। बाद में इनकी पार्टी बनती है जनसंघ, जो आगे चल के कालांतर में बीजेपी बन जाती है। दोस्तों, उस समय के सभी समाज के लोग, सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, बहुत सारे ओबीसी, बहुत सारे आदिवासी, ये सब कांग्रेस में शामिल होते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि सत्ता में सभी पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन जमींदारी खत्म करवाई जाती है, रजवाड़ों से रियासतें ली जाती हैं। समझिएगा, 30 साल से बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी बीजेपी के सहयोग से या कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में बैठे हुए हैं। जमींदारी उन्मूलन उस राज्य में बाकी रह गया है। क्यों नहीं करवा दिया लोगों ने? मैं ये नहीं कहता कि वो करवाना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप एक दूसरे से बदले की राजनीति करेंगे तो कोई त्याग करेगा ही नहीं। कांग्रेस ने देश में एका स्थापित करके त्याग करवाया था। अब आपकी भूख इतनी बढ़ गई कि आप कह रहे हैं कि हमें और मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अरे भाई, कैसे इतना जल्दी सब कुछ मिल जाएगा? और अगर नहीं मिला तो 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। अब तुलना होनी चाहिए कि 30 साल के में सन 88-89 से कांग्रेस नहीं है, 35 साल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में 35 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है। चाहे तो कभी कभी कांग्रेस समर्थन में खड़ी हो जाती है। इन प्रदेश की सरकारों ने कितना न्याय दिला दिया है, जरा इस पर चर्चा कर ली जाए। विधानसभाओं से कौन कौन कानून पारित किए गए हैं? तो फिर सवाल उठता है कि जब इन पार्टियों ने नहीं किया तो फिर इन लोगों ने कांग्रेस के विरोध में मतदाता वर्ग कैसे तैयार कर लिया है, और यह मतदाता वर्ग उस कांग्रेस के विरोध में कैसे खड़ा हो गया जो कांग्रेस इनके लिए कर रही थी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की हालात ऐसी हैं जैसे घर का कोई मुखिया हो, जिसके 4 बेटे हैं, 10 पोते हैं, उनके अपने पूरे भरे पूरे परिवार हैं। वो जैसे ही एक को कहता कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसके लिए तुम ये दे दो, तो फौरन वो बोलता है कि आप तो उसका पक्ष ले रहे हैं। जब वो इसको डांट रहा तो वो कह रहा तो आप इसका पक्ष ले रहे हैं। इस तरह से वो सबके साथ न्याय करने के चक्कर में किसी का नहीं होकर रह गया। और ये आरोप लगाने वाले जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो आप जरा देखिए,
जितने दिन तक कांग्रेस सरकार में रही है, हिंदू कैसे असुरक्षित था? कहीं असुरक्षित नहीं था। लेकिन एक पार्टी आती है, कहती है कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को आगे बढ़ाया, हिंदू असुरक्षित हो गया। जबकि मुसलमानों के अंदर मजबूती तब आई जब अरब के दरवाजे खुले, और वो दरवाजा खोला है गल्फ कंट्री का, खाड़ी देशों का। जनता पार्टी की सरकार में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थी, उन्होंने खोला। वो इसीलिए शायद खोले थे कि जब मुसलमान वहां से कमा कर आएगा, थोड़ा गांव में मजबूत दिखेगा, प्रधानी का चुनाव लड़ने लगेगा, अपने लिए जगह जमीन तलाशने लगेगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेगा, तब इसके प्रति हिंदुओं में डर और नफरत पैदा करना संभव हो जाएगा। ये चाल वहां से थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को कहां कमजोर किया? अब चलिए दलितों की बात करिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं कि कांग्रेस सरकारों ने क्या किया दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, भूमिहीनों के लिए। 1951-52 में जमींदारी खत्म कराई, और जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीनें आई वो सबको बांटी गई, उसी में से जमीनें भूमिहीनों को बांटी गई। पहला काम तो, अगर भूमिहीनों को जमीन दी गई तो किसको दी गई? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया। आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं कोई खाली भूमि होगी तो उसका प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति जनजाति के उस व्यक्ति को दी जाएगी जो भूमिहीन हो। ऐसे उसमें पूरा क्लास बना हुआ है। अब उसको रिप्लेस किया गया है 2006 के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के द्वारा, उसमें भी वही प्रावधान लिखा है। फिर इसके बाद चकबंदी के जरिए जो जमीनें खाली कराई गई 10%, वो भी दी गई, आबादी की जमीन दी गई, और शिक्षा संस्थान, सारे गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए, सभी प्राइमरी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी गई। उससे बड़े स्कूलों में भी वजीफा दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। और यही कारण था कि उस समाज के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे। लेकिन कांग्रेस के साथ ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ा है, और दलित वर्ग भी जुड़ा है, क्षत्रिय वर्ग भी जुड़ा है। जो पहले से मजबूत था वो तो बड़ा दिखाई देगा। तो इसमें से कुछ नेता पैदा करवाए गए, जो नेता एक गाली दे सके इस वर्ग को, और इनको सपना दिखा सके कि हम आपको और आगे ले जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि इससे हासिल किसका हुआ? एक्चुअली ये कहने वाले मनुवाद को बढ़ाने वाले लोग थे। ये पूरा एजेंडा सेट किया गया कि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि आजादी के समय पर 2 विचारधाराएं केवल थीं। उसमें से जो एक विचारधारा कभी सत्ता में नहीं आ पाती थी, उसने ये देखा कि दलित, ब्राह्मण, नीचे के, ऊपर के, बीच के, मुसलमान, अल्पसंख्यक सब तो मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाए हुए हैं। 57% वोट पा रहे हैं पंडित नेहरू, कैसे इनको तोड़ा जाए? इंदिरा गांधी इतने सारे वोट पा रहे हैं, कैसे तोड़ा जाए? और कांग्रेस के आदर्श ऐसे थे कि जब वहां से त्याग के कानून बनते थे तो समाज विरोध नहीं करता था, बल्कि वो त्याग स्वीकार करता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सवर्णों से जितना कुछ लेकर के कांग्रेस ने दलितों को, ओबीसी को दे दिया, उतना अब तक कोई पार्टी नहीं दे पाई है। और इसका पूरा डेटा है। मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कांग्रेस भी तो हमारी ही है, सारी पार्टियां हमारी हैं। तो अब जरा देखिए दोस्तों, यही बात कह रहे हैं चंद्रभान प्रसाद जी कि आज जब बारातों में कार पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तब तो कम से कम दलितों को सोचना चाहिए कि जिसकी बारात में जितने लोग कार से आए हैं, ये सब लोग कार किस पैसे से खरीदे हैं? उस सरकारी नौकरी के पैसे से खरीदे हैं जो पढ़ाई उन्होंने कांग्रेस के समय में वजीफे से की है, और उसी सरकार के पेंशन से आज रिटायर होने के बाद मस्त जिंदगी जी रहे हैं। जब 2002-03 में पेंशन खत्म की गई तो दलित नेताओं में से कितने नेताओं ने आवाज उठाई कि अगर आप पेंशन खत्म कर देंगे तो हमारे समाज के पास तो सरकारी नौकरी के सिवा कुछ है ही नहीं, और इसमें से पेंशन खत्म हो जाएगी तो हम कहां जाएंगे? कहां हैं दलितों की राजनीति करने वाले नेता? क्या आवाज उठाए थे? जरा पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। सिर्फ कांग्रेस विरोधी है। अंध विरोध और अंध समर्थन, ये दोनों ही मतदाता को वोट बैंक बनाता है, उसको नागरिक नहीं बनाता। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने उस पार्टी को वोट मत दीजिए जिसको वोट देते आए हैं, लेकिन सवाल उसी पार्टी से करिए जिसको वोट दे रहे हैं। देखते देखते सारे सरकारी नौकरियां संविदा पर कर दी गई।
अगर सरकारी नौकरियां संविदा पर हो गई तो वेतन वहां 1/4 से कम हो गया। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र की भर्ती किसने शुरू की है, पता लगा लीजिएगा। 2002 से 2017 तक या तो मायावती जी या अखिलेश यादव सरकार में रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी। कांग्रेस तो रही ही नहीं है। और बीजेपी को मैं दुश्मन मान लूं इस सबका, जबकि वोट सबका वो लेती है। शिक्षा मित्र को कौन चला रहा था, संविदा पर भर्ती कौन चलवा रहा था। इसलिए आप अंध विरोध छोड़िए। मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी भी गलत राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ जनगणना को ही सारी चीज का उपाय बता रहे हैं कि जाति जनगणना हो जा, सबका उपाय निकल जाएगा। ये जाति जनगणना हो जाने से सबका उपाय नहीं निकलेगा। हां, जाति जनगणना होनी चाहिए, उसका डेटा कॉलम तो होता ही है, वो तो आंकड़े हैं ही, सार्वजनिक करने चाहिए थे पहले से। अगर समाज में कोढ़ है तो देखिए ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आज ब्राह्मण भी कह रहा है कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मुसलमान भी कह रहा है हमारे लिए कुछ नहीं किया, दलित भी कह रहा है हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो भाई ये कहते कहते 30 वर्ष हो गए, आज 30 वर्ष लगभग बीत रहे हैं सन 90 से। तो बताइए दोस्तों, ब्राह्मणों को सोचना है कि बीजेपी ने उनके लिए क्या कर दिया। ये ब्राह्मण लोग सोचें, सवर्ण लोग सोचें, दलित लोग सोचें कि उनके लिए बीएसपी ने क्या कर दिया, चिराग पासवान की पार्टी ने क्या किया, जीतन राम मांझी की पार्टी ने क्या किया, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने क्या किया। एक काम मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के हिस्से में जाती है कि इन्होंने राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। लेकिन अगर वो चेतना का प्रसार किसी एक समाज के विरुद्ध आपने कर दिया तो ये जो चैतन्य हुए भी वो वोट बैंक बन गए उसके खिलाफ में, अपने पक्ष में नहीं बात करते हैं, ये उनके खिलाफ बात करते हैं। यही कारण है कि जब दल बदल कानून को कठोर किया गया और सांसदों विधायकों को बिल्कुल जनप्रतिनिधि की जगह पे दल प्रतिनिधि बनाने वाला कानून पारित हुआ तो आम जनता यह सोचकर मस्त थी कि वहां तो मायावती जी हमारे हित की बात कर ही रही होंगी, मुलायम सिंह जी हमारे हित की बात कर ही रहे होंगे, जबकि ये सब लोगों ने बहुमत से पारित करवा दिया, ध्वनि मत से पारित करवाया कानून। मैं चाहता हूं कि समाज नागरिक बने, प्रजा मत बनिए। जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसी पार्टी से सवाल करिए। अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, ईवीएम बैन करो में कोई नारा लगा रहा है, बमुश्किल 22-23 साल का लड़का, वो बार बार सवाल कर रहा है राहुल गांधी ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते, राहुल गांधी क्यों नहीं करते। मतलब उनका इशारा यह है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि ईवीएम से वोट हो। ये कौन नफरत भर रहा है। दिग्विजय सिंह सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं ईवीएम लगा करके। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं, वो इसके अमेरिका से सबूत भेज रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सवाल किया कि मायावती जी ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं। तो ये जो कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है, इससे आप अलग अलग वर्गों में टूटेंगे। समझिएगा कैसे टूटेंगे। दलित जो है अपनी पार्टी में जाएगा, सवर्ण भाजपा में जाएगा, मुसलमान एंटी बीजेपी देगा, यादव ओबीसी अपनी अपनी जातियों को वोट देगा, और जो मनुवाद जिसको कहते हैं, जो फूट डालो राज करो वाली पार्टी है, वो हर जाति के 4 नेता खड़ा कर देगी, 4 नेता खड़ा करेगी। उसके पास अकूत पैसा है, वो अपने उस अकूत पैसे के दम पर हर जगह 4 नई पार्टियां बनवा देगी 4 जातियों की। तो दलित अपने दलित पार्टी को वोट दे ले, मुसलमान एंटी बीजेपी में कहीं भी वोट दे ले, यादव यादव की पार्टी को वोट दे दे, कुर्मी कुर्मी की पार्टी को वोट दे ले, चौरसिया आप चौरसिया की पार्टी को वोट दे दे। सबकी पार्टियां बनेंगी सभी जातियों की। क्योंकि जब वोट बैंक बना दिया गया जातियों को, तो फिर आप दूसरे के विरोध में वोट दे रहे हैं, अपने पक्ष में अपने लिए वोट दे ही नहीं रहे हैं। तो आप अपने नेताओं से सवाल करिए, जिस किसी नेता को आप वोट दे रहे हो, जैसे चंद्रभान प्रसाद जी ने किया, जैसे प्रोफेसर रतन लाल जी कहते हैं कि ये जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं उस विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कौन कर रहा था उस समय? कांग्रेस की सरकार कर रही थी। कुछ लोगों के दिमाग में भरा जाता है संसाधनों का बंटवारा होगा। संसाधनों का बंटवारा करने की व्यवस्था बनाई गई, तभी वो समाज आगे बढ़ा है।
एक तो मैंने बताया कि कांग्रेस के समय में जमींदारी खत्म हुई, रियासतें खत्म हुई, वजीफा सिस्टम आया, फ्री एजुकेशन प्राइमरी स्कूल खुले। बाद में वही सरकार चल करके सूचना का अधिकार ले आती है। सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। कौन कमजोर कर रहा है? तो कौन नेता बोल रहा है? सूचना अधिकार अधिनियम जो संसद से पारित है, जिसके तहत आप आरटीआई करके कोई सूचना जान लेते हैं, वर्तमान सरकार उसको कमजोर कर रही है। कोई पार्टी के नेता अगर नहीं बोल रहे हैं तो वह पार्टी गलत है कि नहीं है? संविदा पर नौकरी हो गई, सारी सरकारी नौकरियां चली गई। सड़कें बन रही हैं, 600 700 रुपये टोल प्लाजा लगेगा तब जाएंगे। 2002 से यह व्यवस्था शुरू हुई है और फिर भी हम आप सब लोग, सिर्फ कांग्रेस हमारी विरोधी है, ब्राह्मण भी भाजपा में चले गए, मतलब सब लोगों को कांग्रेस से विरोध है। अरे ये कांग्रेस की ही नीतियां थी जो देश इतना जल्दी एक साथ मिलजुल कर यहां तक आया था। तो आप उसमें सुधार की बात करिए। अलग अलग खांचे में अगर हम लोग वोट बैंक बन जाएंगे तो मेरा मानना है कि देश कहीं नहीं बचेगा। चंद्रभान प्रसाद जी कुछ यही इशारा कर रहे हैं। और भी मैं देखता हूं, ब्राह्मणों को विदेश भेज दो, कहां कहां से राजनीति आ रही है। इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। पूछिए क्यों नहीं होने वाला है? मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं। आपके देश में संविधान संशोधन होकर के नरसिम्हा राव जी की सरकार ने SC ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें सीनियरिटी भी लगा दी, लेकिन वो आरक्षण लागू नहीं है। विरोध कौन किया था? 2012 के चुनाव में SC ST प्रमोशन में आरक्षण को बंद किया जाएगा, इसका मुद्दा बनाया था समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, और उसको सुप्रीम कोर्ट से बंद करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने पक्ष ही नहीं रखा, बंद हो गया। मैं इसके जरिए यह नहीं बता रहा हूं कि सपा बसपा दुश्मन है। जब दलित समाज वहां वोट दे रहा है, ST समाज SC समाज वहां वोट दे रहा है, तो OBC को लामबंद करने के लिए उस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे जो एंटी दलित हैं। और SC ST को ही केवल प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था। प्रमोशन का वो आरक्षण OBC को नहीं था। ऐसे में उस मुद्दे पर OBC और जनरल एक साथ हो गया, और जब OBC और जनरल एक साथ हो गया तो संविधान में लिखी बात संविधान में ही रह गई, आज तक वो लागू नहीं हो पाया। संविधान में लिखा है, बीजेपी ने लिखवाया, सभी सांसदों ने वोट दिया, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हुआ। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का सब दोष है। थोड़ा सोचिए, क्योंकि हम लोग केवल और केवल जाति धर्म पर वोट देना शुरू कर दिए हैं। इस वर्षों से जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा खुद का परिवार बहुत पहले कांग्रेसी रहा होगा, अब तो सब भाजपा ही है। लेकिन सवाल तो सबसे होना चाहिए ना। मायावती जी आई थी, अखिलेश यादव जी आए थे, योगी जी सत्ता में हैं 2 कार्यकाल से, तो ये लोग संविदा पर नौकरी बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? तो इस मुद्दे पर ये लोग कांग्रेस से बेहतर कैसे हो गए? ये लोग प्राइमरी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? मैं खुद प्राइमरी का प्रोडक्ट हूं। अगर ये लोग घटा रहे हैं गुणवत्ता को, तो ये लोग गरीबों के समर्थक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फिर तो भाई फीस देकर के बच्चे को पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज्यादा फीस है कि कोई मजदूर करने वाला बच्चा तो छोड़िए, 25-30 हजार रुपया महीना कमाने वाला भी, 40 हजार रुपया महीना कमाने वाला भी अपने बच्चे को उसमें स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। इस तरह की महंगी शिक्षा करने वाले लोग कैसे ही तैसी हो गए दलितों के, यानी गरीबों के, और सबसे ज्यादा गरीब दलित समाज में है। तो दोस्तों, आपको मुद्दों पर सोचना है, मुद्दों पर सवाल करना है, नहीं तो आप ऐसे ही डमरू बजाते रह जाएंगे कि कांग्रेस ने लूटा, बाद में कुछ दिन बाद होश खुलेगा बसपा ने लूटा, फिर बाद में कोई नई पार्टी आ जाएगी, अरे हमको इसने लूटा, आप लूटते ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से कांग्रेस को वोट देने लगिए, नहीं, लेकिन आप एक तुलना का चार्ट लेकर खड़ा होइए कि भाई जब देश एकदम गरीब था, दरिद्र था, तब तो जो सड़कें बनी उस पर टोल प्लाजा नहीं लगा, और ये टोल का पैसा कहां जा रहा है? प्राइवेट कंपनियों को ठेका मिला, वो प्राइवेट कंपनियां 30 साल तक वसूल रही हैं। उन प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर कौन है? ये सवाल कौन कर रहा है? सारी नौकरियां संविदा पर होती चली जा रही हैं, तो आरक्षण कहां गया? और संविदा पर नौकरी हो गई तो चाहे उसमें ब्राह्मण नौकरी पाए, मुसलमान पाए, दलित पाए, OBC पाए, यादव पाए, कुर्मी पाए,
ठाकुर पाए कोई पाए, उसको न तो वो सैलरी मिलेगी, न वैसा भत्ता मिलेगा, न उसकी नौकरी परमानेंट है, कभी भी हटा दिया जाएगा। तो उस समय ये पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस के जमाने में तो कभी ऐसा सिस्टम नहीं था। अब अगर कांग्रेस भी ऐसा कर रही है तो वो कर रही होगी, तो वहां उससे सवाल करिए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो यहां चंद्रभान प्रसाद जी व्यंग्य के रूप में बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को विदेश भगाओ, यही मुद्दा बना लो, इसी वीडियो में आगे एक बात और ये बोले हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 400 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। ये कह रहे हैं कि इतने में कितने लाख विद्यार्थी पीएचडी कर लेते। आप इनसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी, लेकिन कुल मिलाकर ये ध्यान किधर ले जा रहे हैं कि तुम मूर्ति बनाओ, लेकिन सिर्फ मूर्तियों तक में ही अपना विकास मत मान लो। मूर्तियां प्रतीकात्मक हैं, उनकी मूर्तियां हटवा करके अपनी मूर्तियां रखने का जो खेल चलेगा ना, इसमें जो मूर्ति बनाने और लगाने वाला होगा वही मोटा होगा, आम जनता को कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी मूर्ति बना रहे वो कह क्या रहा था, वो कैसे चल रहा था, वो क्या चाहता था, उस पर वो बनाने वाला कितना चल रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखिए और मेरी लिखी संविधान की किताब से संविधान को समझिए। मेरे इस YouTube चैनल पर मैंने तमाम संविधान पर लेक्चर दिए हुए हैं, उनको पढ़िए, देखिए, ज्ञान लीजिए, तर्क लीजिए और पूरी बात का मूल्यांकन करिए। मैं कभी नहीं कह सकता कि एक मतदाता के नाते आपको किसको वोट देना है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि एक नागरिक के नाते आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे सबसे ज्यादा सवाल करिए। सवाल करने का मतलब नहीं होता कि हम उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन सवाल करना आपके नागरिक होने की निशानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे। जय संविधान।